नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में हाथियों का आतंक, एक ही रात में 7 लोगों की ले ली जान। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोआमुंडी प्रखंड अंतर्गत बाबंडिया गांव और हाटगम्हरिया के सियालजोड़ा गांव में जंगली हाथी के भीषण आतंक से एक ही रात में 7 ग्रामीणों की दर्दनाक मौत हो गई। मंगलवार देर रात भीड़ से भटका एक दंतेल जंगली हाथी गांव में घुस आया और अलग अलग स्थानों पर तांडव मचाते हुए सो रहे लोगों को निशाना बनाया। इस हृदय विदारक घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है। सबसे भयावह घटना बाबंडिया गांव के मुंडा साई टोला में हुई है। यहां कुंबा के भीतर सो रहे एक ही परिवार के 4 सदस्यों को जंगली हाथी ने सूंड से उठाकर पटक पटक कर मार डाला। मृतकों में सनातन मेराल, उनकी पत्नी जोलको कुई और पुत्र मंडरू और पुत्री दमयंती शामिल हैं। घटना के समय परिवार की 10 वर्षीय बेटी सुशीला मेराल भी कुंबा में ही सो रही थी, जो किसी तरह हाथी के हमले से बच गई, लेकिन उसके दाहिने पैर में गंभीर फ्रैक्चर हो गया। वहीं परिवार का 14 वर्षीय पुत्र जयपाल भी अंधेरे रात में जंगल की ओर भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। इस घटना के बाद भी हाथी का आतंक समाप्त नहीं हुआ है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में प्री बोर्ड 2 परीक्षा शुरू। राज्य में संचालित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बुधवार से प्री बोर्ड 2 की परीक्षाएं शुरू हो गई है। आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित इस परीक्षा में कक्षा 10वीं और 12वीं के कुल 13,660 छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। प्री बोर्ड 2 परीक्षा में कक्षा 10वीं के 6551 तथा 12वीं के 7109 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षाएं संचालित को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा विशेष मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया। विद्यालयों को प्रश्न पत्रों की प्रतियां सीबीएसई शिक्षा ईमेल आईडी के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। परीक्षा को कदाचार मुक्त रखते हुए सीबीएसई के दिशा निर्देशों के तहत 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। पेशा नियमावली 2025 की त्रुटियों का निराकरण करे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से बुधवार को रुधिरजन आदिवासी समन्वय समिति का एक विशिष्ट मंडल ने लोक भवन में भेंट की। इस अवसर पर शिष्टमंडल ने पेशा नियमावली 2025 के विभिन्न प्रावधानों पर आपत्ति प्रकट करते हुए इसके निराकरण के लिए पहल करने का आग्रह किया। विशिष्ट मंडल ने ग्राम सभा के गठन की प्रक्रिया पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा है कि वर्तमान नियमावली में पारंपरिक ग्राम सभा का उल्लेख तो है, किंतु ग्राम सभा की सीमाओं की मान्यता एवं प्रकाशन की पूरी जिम्मेदारी जिला उपायुक्त को सौंप दी गई है, जबकि वर्ष 2023 में विधि विभाग द्वारा स्वीकृति एवं प्रकाशित नियमावली में ग्राम सभा का गठन परंपराओं एवं रूढ़ियों के अनुसार किया जाना प्रस्तावित था। राज्यपाल द्वारा शिष्टमंडल से कहा गया है कि वे इस संदर्भ में विभिन्न पहलुओं को देखकर समुचित कार्रवाई करेंगे। मकर संक्रांति का पुण्यकाल स्नान दान 15 जनवरी को। मकर संक्रांति का पावन पर्व इस वर्ष 15 जनवरी बुधवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। शहर के जाने माने ज्योतिषाचार्य एवं पंडित रामदेव पांडे ने बताया है कि हर्षिकेश पंचांग के अनुसार 14 जनवरी को रात 9:38 पर मकर रेखा पर सूर्य आ रहा है, इसलिए मकर संक्रांति का पुण्यकाल स्नान दान 15 जनवरी को होगा, जबकि षष्ठ तिला एकादशी 14 जनवरी को होगा। नदियों में स्नान, दही चूड़ा, काला तिल, कंबल आदि का दान 15 जनवरी को ही होगा। बता दें कि मकर संक्रांति को लेकर शहर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। तिलकुट की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ भी नजर आ रही है। टीबी मरीजों की पहचान के लिए चलाए अभियान। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की राज्य टीबी फोरम की बैठक बुधवार को नेपाल हाउस डोरंडा में हुई है। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने की। बैठक में उन्होंने टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव ने जिन जिलों में संभावित टीबी मरीजों की पहचान कम हो रही है, वहां जांच की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। साथ ही सभी सरकारी विभागों को संवेदनशील समूहों की नियमित स्क्रीनिंग और निक्षय पोर्टल पर सटीक डेटा प्रविष्टि सुनिश्चित करने को कहा। उद्योग विभाग को निक्षय मित्र पहल के तहत टीबी मरीजों को गोद लेने और सहयोग देने के लिए जरूरी पहल करने को भी कहा गया है। राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड ने जीता 2 स्वर्ण। मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित श्रीमंत राजमाता विजय राजे सिंधिया खेल परिसर में 2 से 7 जनवरी 2026 तक आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की बालिका टीम ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की है।
राज्य की बेटियों ने अंडर 14 और अंडर 19 दोनों वर्गों की फाइनल प्रतियोगिता में मेजबान मध्य प्रदेश को पराजित कर लगातार 2 स्वर्ण पदक जीता। यह जानकारी झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची की ओर से संचालित राज्य खेल कोषांग की ओर से बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी गई। प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि अंडर 14 बालिका वर्ग के फाइनल मुकाबले में राजमुनि कुमारी और सुष्मिता गुड़िया के शानदार गोल की बदौलत झारखंड ने मध्य प्रदेश को 2-1 से हराया। वहीं अंडर 19 वर्ग के रोमांचक फाइनल में रोशनी और गुलजन कुमारी और लेवनी के शानदार गोल की मदद से झारखंड ने 3-2 से जीत दर्ज कर दूसरा स्वर्ण अपने नाम किया है। झामुमो और कांग्रेस लोकतंत्र के असली दुश्मन बाबूलाल मरांडी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तिथि अविलंब घोषित करने और दलीय आधार पर तथा ईवीएम के माध्यम से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी महानगर जिला की ओर से बुधवार को नगर निगम कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन किया गया। धरने में भाजपा के प्रदेश नेतृत्व से लेकर स्थानीय कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। धरना को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर लोकतंत्र का विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि चास और बोकारो जैसे बड़े नगर निगम में पिछले 5 वर्ष से चुनाव नहीं हुए हैं। सरकार की मंशा साफ है कि यदि इनके वश में हो तो ये कभी चुनाव ही न कराएं। मरांडी ने कहा है कि लोकतंत्र में नियमित चुनाव अनिवार्य है, लेकिन राज्य सरकार नहीं चाहती है कि विकास कार्य जनप्रतिनिधियों के हाथ में जाए। उन्होंने कहा है कि दलीय आधार पर चुनाव से ही लोकतंत्र मजबूत होता है, जबकि गैर दलगत चुनाव मनी पावर और मसल पावर को बढ़ावा देते हैं। राज्यपाल ने राष्ट्रीय युवा उत्सव 2026 के लिए चयनित प्रतिभागियों से किया संवाद। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार को लोक भवन में राष्ट्रीय युवा उत्सव 2026 के लिए झारखंड से चयनित प्रतिभागियों से विशेष संवाद किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रतिभागियों से आत्मविश्वास, विनम्रता और अनुशासन बनाए रखने का विशेष आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा है कि चयनित युवा केवल स्वयं का ही नहीं बल्कि राज्य की प्रतिभा, संस्कृति और आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने कहा है कि विभिन्न स्तरों की चयन प्रक्रिया से गुजर कर यहाँ तक पहुँचना स्वयं में एक बड़ी उपलब्धि है। इस दौरान उन्होंने प्रतिभागियों के परिश्रम, अनुशासन और लगातार प्रयास की सराहना की और उनके मार्गदर्शकों एवं प्रशिक्षकों के योगदान की भी प्रशंसा की है। राज्यपाल ने राष्ट्रीय युवा उत्सव को केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि विचार, संस्कार और संवाद का राष्ट्रीय संगम बताया है। धुरवा से लापता अंश और अंशिका का अब तक नहीं मिला सुराग। राजधानी रांची के धुरवा स्थित मलार कोचा मौसी बाड़ी खटाल से अपहृत 5 वर्षीय अंश और 4 वर्षीय अंशिका के लापता होने के 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। बच्चों की बरामदगी में हो रही देरी को लेकर स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। इसी कड़ी में बुधवार को अंश अंशिका बचाओ संघर्ष समिति की बैठक धुरवा में आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से 35 सदस्यीय संयोजक मंडल का गठन किया गया और निर्णय लिया गया है कि अब समिति के बैनर तले जन आंदोलन को और तेज किया जाएगा। समिति ने ऐलान किया है कि जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी देगा और त्वरित कार्रवाई की मांग करेगा। समिति के सदस्यों ने स्पष्ट किया है कि जब तक दोनों बच्चों की सकुशल वापसी न हो जाती तब तक संघर्ष समिति की बैठक प्रतिदिन आयोजित की जाएगी। दावोस में पहली बार गूंजेगा झारखंड से जोहार। झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा जब आगामी 19 से लेकर 23 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में राज्य की सशक्त उपस्थिति दर्ज होगी। यह पहला अवसर होगा जब वैश्विक मंच पर झारखंड की सांस्कृतिक पहचान जोहार की गूंज सुनाई देगी। एक आदिवासी जनप्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावोस में राज्य का नेतृत्व करेंगे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राज्य की समृद्ध प्रकृति संपदा, औद्योगिक संभावनाओं और निवेश के अनुकूल माहौल को वैश्विक निवेशों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। बता दें, यह यात्रा झारखंड को विश्व पटल पर एक उभरते हुए निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मुख्य फोकस झारखंड को अनंत अवसरों वाला राज्य के रूप में प्रस्तुत करने पर रहेगा। जेएसएससी सीजीएल में 38 अतिरिक्त अभ्यर्थी सफल। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 सीजीएल के माध्यम से 38 अतिरिक्त अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। पूर्व में इनका परिणाम लंबित रखा गया था। आयोग ने बुधवार को इनका परिणाम भी जारी कर दिया है।
पूर्व में जारी परीक्षा परिणाम में आयोग ने संशोधन किया है। अब 16 अभ्यर्थी के पद या श्रेणी बदले गए हैं। आयोग ने इससे पहले 1926 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया था और 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इनमें से 1910 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे थे। बता दें 16 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को रोका गया था, जिनके परिणाम में संशोधन किया गया। इधर आयोग द्वारा जारी अतिरिक्त परिणाम में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 3 और कनीय सचिवालय सहायक 21, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के 2 और प्लानिंग असिस्टेंट के 2, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के 3, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 4 और अंचल निरीक्षक सह कानूनगो के 3 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। डीजीपी का फैसला, थाना में मुंशी के पद पर जैप, आईआरबी और एसआईआरबी जवानों की प्रतिनियुक्ति रद्द। डीजीपी तदासा मिश्रा ने राज्य के थानों में मुंशी के पद पर झारखंड सशस्त्र पुलिस जैप, इंडिया रिजर्व बटालियन आईआरबी और स्पेशलाइज इंडिया रिजर्व बटालियन एसआईआरबी के प्रतिनियुक्त जवानों की प्रतिनियुक्ति को रद्द कर दिया है। उन्होंने इससे संबंधी आदेश भी जारी कर दिया। यह प्रतिनियुक्ति पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता के आदेश पर की गई थी, जिसका जैप की एडीजी प्रिया दुबे ने विरोध किया था और कहा था कि यह प्रतिनियुक्ति नियम सम्मत नहीं है। उन्होंने पुलिस मुख्यालय के आदेश को नियमों के खिलाफ बताया था और साफ कहा था कि इस आदेश का अनुपालन संभव नहीं है। इसके बाद वर्तमान डीजीपी तदासा मिश्रा ने इस मामले की समीक्षा की और समीक्षा व ससमय विचार के बाद इस प्रतिनियुक्ति को रद्द करने संबंधी आदेश भी जारी किया है। जमीन की खरीद बिक्री के लिए जरूरी नियम, अपग्रेड हो रहा झार भूमि सॉफ्टवेयर। जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद अब दाखिल खारिज के लिए दोबारा आवेदन नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई प्रज्ञा केंद्र या साइबर कैफे से म्यूटेशन का आवेदन करने का प्रयास करेगा तो झार भूमि साइट पर मौजा प्लॉट या खाता नंबर डालने के बाद आवेदन स्वीकृत ही नहीं होगा। इसका कारण यह है कि राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ऑनलाइन दाखिल खारिज की व्यवस्था में बड़े बदलाव करने जा रहा है। विभाग झार भूमि सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रहा है, जिसमें रैयतों की सुविधा के लिए 5 बिंदुओं पर विशेष फोकस किया गया। रजिस्ट्री के साथ ही राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से सभी दस्तावेज स्वतः अंचलाधिकारी के लॉगिन में पहुंच जाते हैं। इसके बावजूद जमीन खरीद द्वारा दोबारा म्यूटेशन आवेदन करने से आवेदन की पुनरावृत्ति हो जाती है। इससे अंचलाधिकारी को एनजीडीआरएस से आए दस्तावेज को अलग से खोजकर दोबारा आवेदन को निरस्त करना पड़ता है, जिससे समय की बर्बादी होती है। चाईबासा में आदमखोर हाथी को पकड़ने की तैयारी। चाईबासा वन प्रमंडल क्षेत्र में बीते 1 सप्ताह के दौरान 16 लोगों की मौत के बाद वन विभाग ने नर हाथी को पकड़ने और सुरक्षित जंगल में वापस भेजने के लिए व्यापक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हाथी की बढ़ती गतिविधियों और लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी आदित्य नारायण ने बताया है कि नर हाथी की अंतिम लोकेशन हॉट गम्हरिया क्षेत्र में दर्ज की गई थी। हाथी की निगरानी और उसे ट्रेस करने के लिए वन विभाग ने 10 विशेष टीमों का गठन किया है। प्रत्येक टीम में 10 वनकर्मी और स्थानीय ग्रामीण शामिल हैं। इस तरह कुल 100 से अधिक लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। बता दें कि हाईटेक निगरानी के तहत जंगलों में 4 ड्रोन तैनात किए गए हैं, जिसकी मदद से ही हाथी की गतिविधियों पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। डीएफओ ने बताया है कि हाथी जवान और काफी फुर्तीला है, जिस कारण वह तेजी से अपना स्थान बदल रहा है। जमशेदपुर में हर 5वां बच्चा हृदय रोग से पीड़ित। जमशेदपुर शहर में आयोजित निःशुल्क हृदय जांच शिविर के दौरान एक गंभीर और चिंताजनक तथ्य सामने आया है। जांच के लिए लाए गए 49 बच्चों में से 10 बच्चों में जन्मजात दिल की बीमारी की पुष्टि हुई है। एक ही शिविर में इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के हृदय रोगी पाए जाने से स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सक और अभिभावक सभी सतर्क हो गए। विशेषज्ञों का कहना है कि समय रहते जांच नहीं होती तो इन बच्चों की स्थिति जानलेवा भी हो सकती थी। दरअसल सिविल सर्जन कार्यालय पूर्वी सिंहभूम के सहयोग से बिष्टुपुर स्थित श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में नन्हा सा दिल जन्मजात हृदय रोग निवारण एवं उपचार कार्यक्रम के तहत 2 दिवसीय निःशुल्क हृदय जांच शिविर आयोजन किया गया। शिविर के पहले ही दिन जांच के बाद तैयार प्रारंभिक रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया है। जांच में शामिल लगभग हर 5वां बच्चा किसी न किसी स्तर पर हृदय रोग से पीड़ित पाया गया है। पीएम किसान का लाभ के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले करोड़ों किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। अब अगली किस्त पाने के लिए केवल ई-केवाईसी पर्याप्त नहीं होगी। सरकार ने फार्मर आईडी को अनिवार्य करने की तैयारी कर ली है। यदि आपके पास यह डिजिटल पहचान पत्र नहीं है तो आपकी 2000 की अगली किस्त अटक सकती है। बता दें कि फार्मर आईडी किसानों की एक डिजिटल पहचान है, जिसे एग्रीटैग
पहल के तहत तैयार किया जा रहा है। यह आईडी न केवल किसान की पहचान सुनिश्चित करेगी बल्कि इसमें उनकी खेती से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी डिजिटल रूप में दर्ज होगी। बता दें कि किसान के पास कितनी और कहां जमीन है और कौन सी फसल उगाई गई है और किस खाद का उपयोग हुआ है, पशुपालन, सिंचाई के साधन और कृषि ऋण से जुड़ी जानकारी। इसका भी मुख्य उद्देश्य यही सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र और असली किसानों तक ही पहुंचे और बीच में होने वाली गड़बड़ियों को रोका जा सके। बहुभाषी शिक्षा ही झारखंड की सांस्कृतिक पहचान। मंत्री झारखंड भाषाई विविधता का जीवंत उदाहरण है। राज्य में 5 जनजातीय और 4 क्षेत्रीय भाषाएं हैं और 24 जिलों को किसी एक भाषा में नहीं पिरोया जा सकता। बहुभाषी शिक्षा ही झारखंड की सांस्कृतिक पहचान, समावेशिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आधारशिला है। यह बातें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार ने होटल चाणक्य बीएनआर में बुधवार को आयोजित बहुभाषी शिक्षा पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने मातृभाषा आधारित शिक्षा के वैज्ञानिक और भावनात्मक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि माँ ही बच्चे की पहली शिक्षिका होती है। इसी कारण मदर टंग की अवधारणा शिक्षा का मूल आधार है। यदि बुनियादी शिक्षा सरल, रोचक और व्यवहारिक नहीं होती तो वह केवल ब्लैक बोर्ड तक सीमित रह जाएगी और जागरूक नागरिकों का निर्माण नहीं कर पाएगी। कोरोना रोकथाम में बोकारो ने प्रचार प्रसार में खर्च किए 10 करोड़ रुपए। बोकारो जिला ने कोरोना से बचाव के लिए प्रचार प्रसार पर 10.90 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बता दें कि कोरोना के दौरान बोकारो जिला ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान खर्च का ब्यौरा और ऑडिट रिपोर्ट दिया है। 10 करोड़ की राशि 5 बार में होर्डिंग लगाने, पंपलेट बांटने और जियो टैगिंग पर खर्च की गई। जिले में प्रचार प्रसार पर पहली बार 2,19,000 जबकि दूसरी बार 1.16 करोड़ रुपए और तीसरी बार 2.75 लाख, चौथी बार 7.54 करोड़ और पांचवी बार में 18.35 लाख रुपए खर्च किए गए। बता दें कि कोरोना के दौरान राज्य को विभिन्न जिलों से निजी डॉक्टरों की सेवा लेने का जिक्र भी किया गया है। इन डॉक्टरों को डीएमएफटी फंड से ही भुगतान किया गया। विशेषज्ञ डॉक्टरों को 1.50 लाख प्रति माह और सामान्य एमबीबीएस डॉक्टर को 1.05 लाख रुपए प्रति माह की दर से भुगतान किया गया है। रेल वन ऐप से अब एक ही जगह मिलेगी सभी रेलवे सुविधा। भारतीय रेलवे के रेल वन ऐप पर अब जनरल टिकटों की बुकिंग पर 3% की छूट मिलेगी। 14 जनवरी से लेकर 14 जुलाई तक किराए का डिजिटल भुगतान करने पर यह रियायत मिलेगी। रेलवे बोर्ड ने यात्रियों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यात्रा से संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रेल वन ऐप लॉन्च किया है। ट्रेनों के टिकट, फूड और लाइव लोकेशन और मदद के लिए अब यात्रियों को अलग अलग ऐप व डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं जाना पड़ेगा। रेल वन पर यात्री आरक्षित जनरल व प्लेटफॉर्म टिकट के अलावा मासिक सीजन टिकट भी बुक कर सकेंगे। ट्रेनों का लाइव लोकेशन देखने के साथ ही खान पान का ऑर्डर भी कर सकेंगे। यात्रा के दौरान जरूरत पड़ने पर रेल मदद की गुहार भी लगाई जा सकेगी। दरअसल अलग अलग सुविधाओं के लिए रेलवे के कई अलग अलग ऐप हैं। रेलवे बोर्ड ने सभी ऐप को एक साथ कर अपग्रेड कर रेल वन ऐप तैयार किया है। हेमंत सोरेन के विदेश दौरे पर अर्जुन मुंडा ने उठाए सवाल। बिहार जाने के क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बुधवार को कोडरमा परिसदन पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सांगठनिक विषयों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मुंडा ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित इंग्लैंड दौरे और राज्य की नीतियों को जमकर प्रहार किया। मुंडा ने मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यदि निवेश लाने के लिए सरकारी कोष से विदेश यात्रा हो रही है तो उसका सीधा लाभ झारखंड की जनता को मिलना चाहिए। ऐसा न हो कि सरकारी खर्च पर यह केवल एक व्यक्तिगत दौरा बनकर रह जाए और मुख्यमंत्री खाली हाथ वापस लौटे। उन्होंने सुझाव दिया है कि नई पूंजी के साथ साथ सरकार को राज्य के पुराने और बंद पड़े उद्योगों को पुनर्जीवित करने पर भी सकारात्मक विचार करना चाहिए। पढ़ेगा परिवार बढ़ेगा शहर के तहत जमशेदपुर में बच्चों के साथ माता पिता भी जाएंगे स्कूल। जमशेदपुर में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आने वाली है। अब सरकारी स्कूलों में सिर्फ बच्चों के बस्ते ही नहीं चमकेंगे बल्कि उनके माता पिता भी किताबों के साथ नजर आएंगे। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने अभिभावकों को साक्षर बनाने के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। झारखंड के जमशेदपुर में शिक्षा का दायरा अब बच्चों तक सीमित नहीं रहेगा। सत्र 2026-27 से जिले के सरकारी स्कूलों में एक अनोखी पहल शुरू होने जा रही है।
अब माता पिता भी अपने बच्चों के साथ स्कूल जाएंगे। साक्षर भारत और उल्लास योजना के तहत शुरू हो रही इस पहल का मकसद पूरे परिवार को साक्षर बनाना ताकि ज्ञान की रोशनी हर घर तक पहुंच सके है। शिक्षा विभाग ने इस योजना को अप्रैल 2026 से लागू करने का निर्णय लिया है। 10 जनवरी को महिला हॉकी लीग का फाइनल में सीएम हेमंत होंगे शामिल। महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग का फाइनल मुकाबला 10 जनवरी को रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस फाइनल मुकाबले में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। इस अवसर पर झारखंड के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य मंत्री सुदीव्य कुमार और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष दातो भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। साथ ही विधायक कल्पना सोरेन सम्मानित अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। बता दें कि फाइनल मुकाबला SG पाइपर्स और सराची बंगाल टाइगर्स के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया है और अब खिताब के लिए आमने सामने होंगी। पलामू जनता दरबार में डीसी ने सुनी लोगों की समस्याएं। समाहरणालय के सभागार में बुधवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें पलामू जिले के दूर दराज क्षेत्र से आए आम नागरिकों ने अपनी समस्याओं को डीसी के समक्ष रखा। डीसी ने एक एक फरियादी की बातें को गंभीरतापूर्वक सुना और त्वरित समाधान के लिए संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनता दरबार में लेस्लीगंज के झरकटिया से आए राहुल कुमार ने बताया कि 23 दिसंबर को उन्होंने लेस्लीगंज पैक्स में अपना धान बेचा था, लेकिन अब तक न तो भुगतान हो पाया है और न ही भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। उन्हें उपायुक्त से धान का बकाया भुगतान कराने का अनुरोध किया। इसके अलावा जनता दरबार में ट्रांसफर से संबंधित भी शिकायतें और आंगनबाड़ी सेविका चयन, सरकारी सड़क पर अतिक्रमण, जन वितरण प्रणाली, दुकानों के डीलों से संबंधित शिकायतें, आवास योजना का लाभ दिलाने और विद्यालय स्थानांतरित सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर आवेदन प्राप्त हुए हैं। झारखंड पुलिस अब वर्दी और हथियार के साथ रील्स बनाने वाले पर कार्रवाई करेगा। झारखंड पुलिस ने सोशल मीडिया पर वर्दी और हथियारों के साथ रील बनाने पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय के SOP के अनुसार अब इस तरह की गतिविधियां महंगी पड़ सकती है। झारखंड के DGP कार्यालय ने सभी पुलिसकर्मियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि वे वर्दी, हथियार या किसी भी सरकारी संसाधन का उपयोग कर मनोरंजन या आत्मप्रचार के लिए रील्स नहीं बनाएंगे। यदि कोई कर्मचारी इसका उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिसमें निलंबन या पदोन्नति जैसी गंभीर कार्रवाई शामिल हो सकती है। मैक्लुस्कीगंज का तापमान -0.5 डिग्री तक पहुंचा। मैक्लुस्कीगंज में बीते 2 दिनों से घने कोहरे का प्रकोप जारी है। सुबह के समय कोहरे के कारण दृश्यता बेहद ही कम रही, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। कोहरे ने दोपहर तक सूर्य देव को ढक रखा। हालांकि दोपहर बाद धूप निकली, लेकिन सर्द हवाओं के चलते ठिठुरन बनी रही। बुधवार 7 जनवरी की सुबह खिली धूप के साथ कड़ाके की ठंड ने अपना असर दिखाया। पूरे क्षेत्र के खेत खलिहान में जमी ओस की बूंदें बर्फ की परत में तब्दील हो गई। तापमापक के यंत्र के अनुसार मैक्लुस्कीगंज के तपरा क्षेत्र में न्यूनतम तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जोभिया स्थित राणा कंट्री में लगे तापमापक यंत्र में सुबह करीब 2:38 पर तापमान -0.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अचानक गिरे तापमान से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है और लोग अलाव व गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आए हैं। धन्यवाद।